फिजिक्स में आज हम लोग एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास दो सीधे समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। इस पे दो ऐसे रूल्स जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो यहाँ पर लगने वाले हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कौन कौन से रूल्स। एक रूल आपने ये पढ़ा हुआ था कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके एक्सप्रेशंस आपने पढ़ रखे हैं, अब तो सूत्र भी बता दिए आपको। दूसरा जो रूल आपने पढ़ा हुआ है जो इसमें लगने वाला है वो ये है कि अगर किसी धारावाही चालक को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखते हो जाके, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस धारावाही चालक पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। कितना बल लगने लगता है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, F बराबर I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। ये दो नियमों को कंबाइंड करके हमने आज एक नया आर्टिकल स्टडी करना है जिसमें दो सीधे समांतर धारावाही तार रहेंगे और उनके बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा ये हमने पता लगाना है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं अभी मैंने क्या बताया। पहला जो रूल यहाँ लगेगा वो ये कि अगर किसी चालक में आप करंट को फ्लो कर देते हैं तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, पहला। दूसरा ये लगेगा कि अगर एक चालक तार लेके आते हैं हम और उस पे करंट बह रही है और इस धारावाही चालक को हमने एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जाके रख दिया, तो ये जो कंडक्टर होगा ये एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है जिसका सूत्र आपको बताया गया था I इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। ये दोनों रूल्स ही कंबाइन होंगे आज यहाँ और ये वाला आर्टिकल हम करेंगे। इसके लिए आपको दो सीधे और समांतर धारावाही चालक चाहिए। ये देखिए हम माने ले रहे हैं यहाँ पर, एक ये कंडक्टर हमने बना लिया और एक कंडक्टर हमने ये बना लिया। ये मान लेते हैं कि दोनों ही कंडक्टर अनंत लंबाई के हैं, इन्फिनिट लेंथ। दोनों ही चालकों में इसको हम मान लेते हैं कंडक्टर नंबर 1 और ये है कंडक्टर नंबर 2, चालक 1 और चालक 2। दोनों में क्योंकि धारावाही चालक है, दोनों में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है। मान लिया इस वाले चालक में धारा बह रही है I1 और इस वाले चालक में धारा बह रही है I2। और अभी अपनी सुविधा के लिए हमने ये भी मान लिया कि दोनों चालकों में धारा समान दिशा में है, क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक में करंट ऐसी रहेगी, एक में नीचे की तरफ रहेगी। अपोजिट डायरेक्शन पे भी करंट फ्लो करवा सकते हैं, बट हम अपनी सुविधा के लिए दोनों में करंट सेम डायरेक्शन पे हमने फ्लो करवा लिया है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये चालक में करंट बह रही है, धारावाही चालक है, तो ये अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो चारों तरफ ऐसा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ऐसा धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे और ऐसा उंगलियां मोड़ देंगे, तो कंडक्टर के इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नीचे की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ, और अगर हम इधर की तरफ निकालेंगे तो वो ऐसा बाहर की तरफ आ जाएगा। किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आप थोड़ा सा देखें। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर आते हुए और यहां से ऐसा अंदर जाते हुए, फिर एक और बड़ा सर्कल इस तरीके से, और अगर आप बनाएं तो इस तरह से, और अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर ये धारावाही चालक हमने ऐसा रखा है, बहुत हम आपको दिखा चुके हैं फिगर,
तो इसके चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उससे बड़ा, इस तरीके से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। हम यहां की बात करना चाहते हैं, इस कंडक्टर 1 में जो धारा बह रही है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र तो चारों तरफ बनता है, पर हम यहां के मैग्नेटिक फील्ड की बात करना चाहते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। बता सकते हैं क्या डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, जहां पर यह दूसरा चालक रखा है, इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? अभी आपने डिस्कस किया है, इधर की तरफ अंदर जाते हुए और यहां पीछे से ऐसा आके यहां से बाहर आते हुए। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो हमने मान लिया कि इस कंडक्टर ने इस वाले कंडक्टर के स्थान पर, जहां पर ये दूसरा चालक रखा है, उस जगह पहले वाले ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है B1। B1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया किसने है? पहले वाले ने। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1, पहले चालक के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए B1 लिख दिया। हालांकि बना कहां पर है? जहां दूसरा चालक रखा हुआ है, लेकिन बनाया तो किसने? ये बनाने वाला कौन है? चालक है, तो हमने B1 लिख दिया। इसकी डायरेक्शन क्या है? यहां पर डायरेक्शन ये है, देखिए इसकी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, आपको इसका फॉर्मूला बताया गया है। पहले हम ये कुछ बातें नोट कर लेते हैं। यहां पर लिख देंगे माना दो चालक जिनमें I1 व I2 विद्युत धाराएं समान दिशा में प्रवाहित होती हैं, दो चालक जिनमें I1 I2 विद्युत धाराएं समान दिशा में प्रवाहित होती हैं, परस्पर समांतर तथा एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस आप मान लीजिए, इनकी जो मर्जी आप ले लो। मान लिया कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? D दूरी पर। एक दूसरे से D दूरी पर चित्रानुसार रखे हैं। ठीक, तब दो चालक आप एक काम कर दो, यहां छोटा सा दो अनंत लंबाई के चालक कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए अलग से लाइन बनानी पड़ेगी हमको। अब सेंटेंस बन जाएगा, माना दो अनंत लंबाई के चालक जिनमें I1 और I2 विद्युत धाराएं समान दिशा में प्रवाहित होती हैं, परस्पर समांतर तथा एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर चित्रानुसार रखे हैं। तब चालक एक के द्वारा चालक दो वाले स्थान पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसे हम B1 ले रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर ये अनंत लंबाई का कंडक्टर है, I1 करंट फ्लो हो रही है, तो दूसरा चालक जो कि इससे D दूरी पर है, यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बनाएगा?
याद करिए, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, क्या फॉर्मूला बना था उसके लिए? μ0/2 I/r। इसके लिए क्या बनाएंगे फॉर्मूला? μ0/2 I1 की I2, I1 क्योंकि बनाया किसने? पहले वाले ने। अपॉन कितनी दूरी पर बन रहा है? d दूरी पर, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया? d। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसने इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाया। अब फिर ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना जो कि यहां पर बना, उसी चुंबकीय क्षेत्र में तो ये एक दूसरा धारावाही चालक रखा है। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगना शुरू हो जाता है। और वो चुंबकीय बल का फॉर्मूला हमने क्या देखा है? IBL sin थीटा, या बिल साइन थीटा के नाम से भी जानते हैं इसको। इस फॉर्मूले को हम डिराइव किया था, और जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया था उस वक्त आपको यह भी बताया गया था कि इसकी वजह से जो कंडक्टर होगा पूरा जिस तरफ बल लगेगा चलना शुरू कर देगा, और यही वैद्युत मोटर का प्रिंसिपल है। तब ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। आपको नहीं याद आ रहा है, आप पलट के कॉपी देख सकते हैं अपनी। तो ये जो दूसरा वाला चालक है जिसमें I2 धारा बह रही है, ये B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। देखिए, समझ रहे हैं? तो इस वाले चालक पर इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगना शुरू हो जाएगा। वो बल कितना लगेगा उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे B × I × L sin थीटा से। फिर लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, या आप लिख सकते हैं क्योंकि कंडक्टर 2 क्योंकि चालक 2 इसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल, देखो ये बल किस पर लग रहा है? किस पर लगने वाला बल निकाला है? चालक 2 पर। तो फोर्स लग रहा है कंडक्टर नंबर 2 पर, लेकिन इसकी वजह क्या है? कंडक्टर नंबर 1। देखो हमने इसका सिंबल कैसे बनाया है। चालक 1 के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल। तो बल, ये बल किस पर लग रहा है? 2 पर। वजह कौन है? वो 1 नंबर चालक। तो चालक 2 पर चालक 1 के कारण लगने वाला बल, और बल का सूत्र अभी मैंने 2-3 बार बताया क्या होता है? I × B × L sin थीटा। अब देखो I लिखना है, I × B × L × sin थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर I की जगह पर I1 लिखें कि I2 लिखें? I1 लिखें। क्यों? आप जो बल निकाल रहे हैं कौन से चालक पर निकाल रहे हैं? बल जो लग रहा है वो चालक 2 पर लगने वाला निकाल रहे हैं ना। चालक 1 ने तो केवल क्या कर दिया? चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, बाकी अपना चालक 2 समझे। इसका काम केवल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड पर ये रखा हुआ है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, तो इस पर कितना बल लगेगा उस बल के फॉर्मूले में इसी की करंट आएगी। इसकी करंट से इसको क्या लेना देना? इसकी करंट तो चुंबकीय क्षेत्र बना देगी यहाँ पे। तो यहाँ पर करंट कौन सी यूज होगी? I2, क्योंकि बल किस पर लगने वाला निकाल रहे हो? चालक 2 पर। तो करंट भी कौन सी होगी? दूसरे चालक वाली। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा आएगा? B1, क्योंकि जहां पर चालक 2 रखा है वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना है? वहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र B1 है ना,
वो चुंबकीय क्षेत्र तो पहले कंडक्टर ने बनाया हुआ है। लंबाई किसकी? लंबाई कंडक्टर 2 की। भाई फोर्स अगर आप चालक 2 पर निकालोगे तो सारी चीजें चालक 2 की ही तो रखनी पड़ेंगी आपको। तब आप सोचोगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्र 1 का क्यों? भाई आपने जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो चालक रखा है वो बनाया किसने है? 1 ने, तो चुंबकीय क्षेत्र तो उसी का लेना पड़ेगा मुझे। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है याद करिए। थीटा इसमें एंगल होगा बी और आई के बीच का। बी की दिशा क्या है? बिल्कुल ऐसा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। आई की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। देखो इस पे, तो दोनों के बीच का एंगल यहां कितना आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पर हम कितना लिख देंगे? थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। इतना सभी को समझ में आया? अब इसे थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1, पहले चालक के कारण दूसरे वाले चालक पर लगने वाला बल। देखो यहां पर बाकी चीजों तो सेम रहेंगी, B1 की वैल्यू बस यहां से नोट कर देंगे हम। तो B1 की वैल्यू आप लिख दो सबसे पहले, μ0/2 पाई I1 अपॉन D। ये हमने किसकी जगह लिख दिया? B1। अभी उसके बाद I2 L और ये सब लिखना है, तो यहां पर हमने लिख दिया I2 L लिख दिया। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, नहीं लिखेंगे उसको अब हम। चालक 1 की वजह से चालक 2 पर इतना सारा चुंबकीय बल लगना शुरू हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको कितना लंबा माना हुआ है? अनंत लंबाई का, लेकिन इस सूत्र में लंबाई आती है, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसकी जगह अनंत लिखना चाहिए? आंसर ऐसा नहीं है। ये जो बल है, भले वो चालक कितनी लंबाई का है? अनंत लंबाई का, लेकिन ये जो बल है ये उस चालक की L लंबाई पर लगने वाला बल है। समझ रहे हैं यहां? अगर 2 मीटर का है तो 2 मीटर, अगर आप L की जगह 2 लिख दोगे तो 2 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा। L अगर 1 मीटर लिखोगे तो 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा। तो क्योंकि लंबाई की ये प्रॉब्लम हमको आती है, इसलिए इसका हम बड़ा आसान सा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या हमने बोला? लंबाई को आप इधर ले ही आओ, सीधे सीधे लंबाई को अगर उधर ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, चालक 1 के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल बटे लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या मिलेगा? μ0/2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन D। और इसको आप जानते हैं क्या कहने लगेंगे हम? इसको हम कहने लगेंगे, लंबाई अपॉन में आ गई तो हम इसको बोलेंगे चालक 2 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। भाई टोटल जितना बल लगा उसमें लंबाई से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे आप समझ सकते हो, L लंबाई पर बल लगता है F, तो 1 लंबाई पर बल कितना लगेगा? F अपॉन L। तो जो F अपॉन L है ये चालक की 1 लंबाई पर लगने वाला बल है, मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है चालक 2 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। फिर हम इससे व्यक्त करते हैं तो लंबाई का झंझट ही खत्म हो जाता है। क्या आपको ये चीज समझ में नहीं आई? आया? अब देखो, 2 ही यहां पर रूल लगाए हमने। पहला, धारावाही चालक चारों तरफ क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा, अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा धारावाही चालक रखोगे तो उस पर बल लगना शुरू हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले ने इतना बनाया और इसी चुंबकीय क्षेत्र में वो दूसरा धारावाही चालक आ गया, तो उस पर लगने वाला बल हमने निकाल लिया। जब दूसरे चालक पर लगने वाला बल निकालोगे तो सारी राशियां दूसरे चालक की ही यूज करोगे। केवल चुंबकीय क्षेत्र कौन सा यूज होगा? जो पहले ने बनाया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो तो इसका बनाया हुआ है, इसका खुद का बनाया थोड़ी है चुंबकीय क्षेत्र ये। तो उसके लिए B1 यूज करोगे। करंट I2 B1 L और साइन थीटा, थीटा B और I के बीच का एंगल है।
अब ये तो आ गया चालक 2 पर चालक 1 के कारण लगने वाला बल। सोचने वाली बात ये है यहां पर कि करंट इसमें और करंट इसमें दोनों में बह रही थी, तो क्या केवल यही वाला चालक दोनों चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? जबकि धारा तो इसमें भी फ्लो हो रही है, तो क्या ये वाला कंडक्टर अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगा? आंसर है बेशक बनाएगा। तो ये वाला कंडक्टर भी अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है यार, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही बनेगा, इधर से अंदर जाते हुए और फिर पीछे से होकर इधर से बाहर आते हुए। अगला अगर छल्ला बनाओगे तो वो ऐसा दिखेगा आपको, और नेक्स्ट अगर आप बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। क्या आप बता सकते हैं ये वाले चालक ने जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस जगह पर कितनी होगी? बताइए क्या डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बना। नाम हम इसका क्या रख दें? B2। वेरी गुड। इस जगह पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, बाहर की ओर। तो हम कैसा निशान बना देना चाहिए? ऐसा। भाई इधर से वो अंदर ऐसा जाएगा और पीछे से होते हुए फिर ये यहां से ऐसा बाहर निकल आएगा, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। अब बताइए ये B2 मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? कंडक्टर नंबर 1 ने बनाया कि कंडक्टर नंबर 2 ने बनाया? कंडक्टर नंबर 2 ने बनाया। डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। जहां पर इसने चुंबकीय क्षेत्र B2 बनाया उसी जगह पर धारावाही चालक नंबर 1 रखा हुआ है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर भी तो बल लगना शुरू हो जाएगा। भाई बड़ा सिंपल है ना, धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रख दो, बल लगना शुरू हो जाता है। तो ये धारावाही चालक अब इसके बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा है कि नहीं रखा? तो इस पर भी तो बल लगेगा। इस पर कितना बल लगेगा हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो इस पर कितना लगेगा, कंडक्टर 1 के कारण निकाल चुके हैं। अब कंडक्टर 1 पर कंडक्टर 2 के कारण कितना लगेगा ये भी तो पता लगाना है हमको, उसको भी पता लगाइए। अब हम ये अलग अलग नहीं करेंगे, सीधे हम लिखेंगे इसको। चालक 2 के कारण चालक 1 पर लगने वाला बल, इसका सिंबल क्या बनाएंगे बताइए। ये बल किस पर लगने वाला है? चालक 1 पर, तो फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 1। वजह कौन है? कंडक्टर 2, तो F12, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या? F21 का फॉर्मूला क्या बना था? IBL साइन थीटा, इसमें भी IBL साइन थीटा लगाना पड़ेगा, या BIL साइन थीटा आप कर सकते हैं। अब इसमें डिसाइड करिए B कौन सा लेना है, I कौन सा लेना है, थीटा कितना लेना है, B कौन सा लेना है बताइए। चालक 1 पर लगने वाला बल निकाल रहे हो ना, तो बताओ चालक 1 जहां पर रखा है उस जगह चुंबकीय क्षेत्र कितना बन रहा है? B2, तो B की जगह पर क्या लेना है? B2। चालक 1 पर लगने वाला बल है, तो चालक 1 में धारा कितनी बह रही है? I1। चालक 1 की लंबाई वैसे तो अनंत है, लेकिन हम L लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे तो L लिखेंगे। थीटा कितना होगा? B और I के बीच का कोण, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बाहर की तरफ, और इसमें बहने वाली धारा ऊपर की तरफ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ करंट है। दोनों के बीच का एंगल फिर देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए जरा। तो ये चालक 2 पर जो धारा बह रही है उससे चुंबकीय क्षेत्र बना, उसकी वजह से चालक 1 पर बल लग रहा है। कितना बल निकल के आ रहा है? आप एक काम करो, L इसका फिर यहां नीचे लेते आओ आप, अपॉन L, इसकी भी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हम निकालेंगे।
F12 अपॉन L इज इक्वल टू B2 की वैल्यू लिखो। देखो L यहां से चला गया है, B2 की वैल्यू, D2 क्या चीज है? इस चालक के द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का चालक ये भी है, तो यहां कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? अपने से D डिस्टेंस पर। बताइए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D। अनंत लंबाई का धारावाही चालक म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R सूत्र होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D। इतना मैग्नेटिक फील्ड B2 पर, B2 वाला बनेगा। तो ये हमने B2 की वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या लेना है? I1। L इधर आ चुका है, sin 90 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। अब आप ध्यान से देखो भैया, ये क्या है बताइए? ये है चालक 1 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। वो चालक 2 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल था, ये चालक 1 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल है। ये आपको समझ नहीं आ रहा है? ये जो बताया जा रहा है, आ रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और दूसरा उसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर बल लगना शुरू हो जाता है। बस वही कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको पहले से पढ़ाए गए हैं, नहीं ध्यान है तो प्रैक्टिस करते रहे लगातार। अब आप बताइए, क्या ये दोनों फॉर्मूले बराबर हैं या अलग अलग हैं? चालक 2 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। चालक 2 की प्रति मीटर लंबाई पर, चालक 1 की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। देखो, इसका मतलब है इसकी वजह से चालक 2 पर जो बल लगता है और इसकी वजह से चालक 1 पर जो बल लगता है, बल के परिमाण तो दोनों के कैसे हैं? समान, सेम फॉर्मूला आ रहा है। देखो, लेकिन क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए जब तक दिशा डिसाइड नहीं होती हम ये बता नहीं सकते कि बल बराबर हैं या अलग अलग है। तो डायरेक्शन को डिसाइड कर लीजिए, तभी हम कुछ कह सकते हैं उसके बारे में। अब ये बताएं, पहले इस वाले चालक पर जो ये बल लगा हुआ है, ये वाला F21, इसकी डायरेक्शन बताइए, और इस वाले चालक पर जो F12 बल लगा है, इसकी भी डायरेक्शन बताइए। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे ज्ञात करते थे? याद करें। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे, इसको B की तरफ रखते थे, इसको I की तरफ रखते थे, फिर अंगूठा बल की दिशा को बताता था। याद आया कुछ? चलिए कर लेते हैं। इसको B की तरफ करना है, इसको I की तरफ। इसका B किस तरफ है बताओ? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो हमने हाथ को ऐसा रख लिया। अब ये उंगली किस तरफ होनी चाहिए? धारा की दिशा में। धारा ऊपर की तरफ है, तो हमने इसको मोड़ के ऐसा कर दिया, धारा की तरफ। अब ये अंगूठा किस तरफ इंडिकेट कर रहा है बताओ? दिख रहा है आपको? ऐसा। इसका मतलब है इस वाले चालक पर बल किस तरफ लगा? इस वाले चालक पर बल इस तरफ लग रहा है। और ये कौन सा फोर्स है? दूसरे चालक पर पहले चालक के द्वारा लगने वाला बल। डायरेक्शन नहीं समझ में आई भाई? आपको F B I, इसको B की तरफ करो, इसको I की तरफ, ये खुद F की तरफ हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? B अंदर की तरफ, ये हमने उंगली ऊपर की तरफ कर दी I की तरफ, तो थंब किस तरफ जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस वाले चालक पर इधर की तरफ बल लगेगा। F21 की जो डायरेक्शन है ना, F21, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। अब पहले वाले चालक पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन पता लगाओ, उसमें भी यही रूल अप्लाई करो। F B I, F इसका O, B किस तरफ है? इसका बाहर की तरफ। तो फिर इसमें आपको ऐसा हाथ सेट करना पड़ेगा, B ऐसा बाहर की तरफ। धारा किस तरफ है? इसको धारा की तरफ ले जाओ, ऊपर की तरफ। ऐसा ऊपर की तरफ करंट बह रही ना, ऊपर की तरफ कर दिया हमने।
अंगूठन किस तरफ बताया आपको? इधर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई, देखो ये डायरेक्शन आ गई F12। दूसरे चालक के कारण पहले चालक पर लगने वाला बल। समझ आया? अब देख के बताइए, अगर हम सदिश के रूप में देखेंगे इसको, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बलों के परिमाण तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी हैं? आपस में विपरीत हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दैट F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। परिमाण में बराबर, परंतु अगर दिशा में विपरीत हो तो ऐसे सदिशों को विपरीत सदिश कहा जाता है, याद कीजिए। और विपरीत सदिशों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले चालक के द्वारा दूसरे चालक पर लगने वाला बल और दूसरे चालक के द्वारा पहले चालक पर लगने वाला बल, दोनों बल तो आपस में बराबर होंगे परिमाण, लेकिन दिशाएं कैसी होंगी? विपरीत होंगी। एक और चीज देखी बड़ी अच्छी सी, ये चालक इस पर बल लगाता है, ऐसे खींचता है। ये वाला चालक इस पर बल लगाता है, ऐसे खींचता है। हमने दोनों चालक ऐसे रखे और दोनों पर सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो करवा दी। सेम डायरेक्शन पे हम क्या देखते हैं? इसने इस पर बल लगा के ऐसे खींचा, इसने इस पर बल लगा के ऐसे खींचा। हम देखते हैं कि दोनों कंडक्टर ऐसा जाना शुरू हो गए। दूर से देखने पर हमें क्या लगा कि दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। और अगर एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो यह बल कौन सा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो हमने एक चीज और याद कर लिया कि अगर दो सीधे धारावाही चालक हैं, उन पर सेम डायरेक्शन पे अगर करंट फ्लो करेंगे आप, तो उनके बीच जो बल लगेगा उस बल का नेचर कैसा होगा? आकर्षणात्मक, यानी कि वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम कहीं पर नोट कर देते हैं। कितने बल से खींचेंगे वो बल आप कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन आकर्षित करेंगे ये आपने अभी देखा फोर्स की डायरेक्शन से। यदि सीधे समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धाराएं समान दिशा में हों तो वे परस्पर आकर्षित होते हैं। यह भी एक पॉइंट है, आपको याद रखना है अच्छे से कि अगर दो समांतर सीधे धारावाही चालकों में हम सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो करवा देंगे तो दोनों एक दूसरे की ओर जाना शुरू कर देते हैं, खींचना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों के बीच जो बल लगता है उस बल का नेचर आकर्षण होता है, आकर्षित करते हैं दोनों एक दूसरे को अपनी ओर। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो सीधे समांतर धारावाही चालक और उनके बीच जो बल लगता है, उनकी प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा? μ0/2 पाई I1 × I2 अपॉन D, दोनों के बीच का लंबवत दूरी, बस इतना सब बल लगेगा। अब अगर हम इन पे विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर दें तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। बल तो उतना ही लगेगा, देखो फोर्स नहीं बदलेगा, केवल देखो करंट तो बदल नहीं रहे हो आप, केवल करंट की क्या बदल रहे हो? डायरेक्शन। तो फोर्स उतना ही लगेगा। देखो फोर्स का कैलकुलेशन तो सेम रहेगा, केवल क्या हो जाएगा? लगने वाले बलों की दिशाएं थोड़ा सा अलग हो जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, धाराओं को विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं और उसके बाद डायरेक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रही बात बल कितना लगेगा, प्रति मीटर लंबाई पर बल इतना ही लगता रहेगा उसकी। तो आप इसे नोट कर ले, इसको हटाते हैं हम। अगर हम सीधे समांतर धारावाही तारों में धारा की दिशा को बदल दें
अभी हमने समान दिशा में धारा रखी थी, कंडक्टर नंबर 1, और ये है कंडक्टर नंबर 2। अब हम धाराओं को अपोजिट डायरेक्शन पे कर देंगे। इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, वो स्मॉल d है। अब फिर से ध्यान से बताइए, केवल डायरेक्शन डिस्कस करना है फोर्स की। बल कितना लगेगा, तो बल के अगर परिमाण के बारे में आप बात करें तो चाहे पहले के कण दूसरे पर लगना हो या पहले के कण दूसरे पर लगना हो, उनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की अगर आप बात करेंगे तो वो सेम आएगा, μ0/2 पाई I1 इंटू I2/d। वो नहीं बदलेगा फॉर्मूला। बस डायरेक्शन का क्या होगा ये चेक करना चाहते हैं। पहले ये बताओ, ये जो करंट इसमें बह रही है, इसकी वजह से इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ आएगी? ऐसा ऊपर की तरफ करंट है, ये डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1, उसकी डायरेक्शन ऐसा अंदर की ओर होगी। धारा इस पर नीचे की तरफ बह रही है, तो चुंबकीय बल की दिशा किधर की तरफ आएगी? फिर से अपने लेफ्ट हैंड रूल को लगाइए। ये B की तरफ, ये I की तरफ। B की तरफ मतलब अंदर की तरफ, और इसको I की तरफ करना है, तो ऊपर ले जाएगी नीचे, ऐसा कर दिया हमने। अब ये थंब किस तरफ इंडिकेट करता है? ऐसा बाहर की तरफ। तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा, देखा आपने किस तरफ लगेगा? ऐसा बाहर की तरफ लगेगा। इस चुंबकीय बल का सिंबल बताइए क्या होगा? F। किस पर लग रहा है? 2 पर। किसकी वजह से? जिस पर लगेगा वो पहले, जो वजह है वो बाद में जाएगी। ऐसे ही इसमें जो करंट बह रही है, इस करंट की वजह से इस वाली लोकेशन पर भी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने मान ली B2 बन रही है। B2 क्यों? चालक 2 के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बताएं इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो दिशा क्या होगी उसकी? बाहर की तरफ। कैसे पता? कौन सा रूल लगा दिया भाई? ऐसा लगाओगे, अंगूठे को किस तरफ रखना है? धारा की दिशा में। आजाद भैया, अंगूठे को किस तरफ रखना है? ऐसे ही रखना है बस। देखा करो इधर, धारा की दिशा में। तो धारा किस तरफ बह रही? नीचे की तरफ। तो हमने करंट को नीचे की तरफ कर दिया। उंगलियां उस तरफ करा जहां चुंबकीय क्षेत्र हमको पता लगानी, और अब हमने मोड़ दिया किधर की तरफ? चुंबकीय क्षेत्र। तो आप तो बाहर की तरफ कह रहे थे भाई, इसमें धारा किस दिशा में है? तो ऐसा करोगे अंगूठे को, और उधर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो उंगलियां मोड़ दीजिए। किस दिशा में आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र? अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर बल का डायरेक्शन बताइए। फिर से लेफ्ट हैंड रूल सेट करिए। B और I, ये F बता देगा अपने आप आपको। B अंदर की तरफ, I किस तरफ? ऊपर की तरफ। F किस तरफ? बाहर की तरफ। समझ आया कि नहीं? हमने उंगलियां रख दिया, बस आपने हाँ बोल दिया। ये आप भी समझ रहे हो कुछ? अरे इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस लेफ्ट हैंड रूल लगेगा तो ये किस तरफ जाता है? B। ये I की तरफ, तो ये F बताता है कि नहीं बताता? हमने B की तरफ कर दिया ना, इसको देखो अंदर की तरफ, और इसको I की तरफ कर दिया। धारा ऊपर की तरफ है, F किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो चालक 1 पर चालक 2 के कारण जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? इधर की तरफ। बल लग रहा है चालक 1 पर, 2 की वजह से है, ये डायरेक्शन है उसकी। तो जब आप 2 तार समांतर रखोगे और उनमें अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो करोगे, तो एक पर ऐसा बल लगेगा और एक पर ऐसा बल लगेगा। हम बाहर से देखते हैं दोनों तार ऐसा जाना शुरू हो गए, हमें क्या लगेगा? दोनों के बीच आकर्षण हुआ कि प्रतिकर्षण हुआ? प्रतिकर्षण। तो अगर धारा विपरीत दिशा में है तो दोनों के बीच
कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। धारा सेम डायरेक्शन पे है तो आकर्षण, अपोजिट डायरेक्शन पे है तो प्रतिकर्षण। करंट कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। याद रहेगा सभी बच्चों को? अब हमने डायरेक्शन भी बता दिया। रही बात कि बल लगेगा कितना, उसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इतना फोर्स लगेगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर दो सीधे समांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा बह रही है तो उन पर आकर्षण बल लगेगा उनके बीच में। अगर विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो उनके बीच में, समझ आ गया? और एक चीज बड़ी अच्छी है, जब ये आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इतना पूरी हमारी फिजिक्स है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका, लेकिन वैद्युत धारा में 1 एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा हम यहां से बनाते हैं, इस फॉर्मूले से हम बनाते हैं। आप जानते हैं क्यों हम इसलिए बनाते हैं? क्योंकि I का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है Q/T, हम टाइम तो कैलकुलेट कर सकते हैं घड़ी में देखकर, चार्ज को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इस फॉर्मूले पे जो बल का सूत्र आ रहा है, किसी भी चालक की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, किसी भी चालक की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, इसका सूत्र आपने पढ़ा है F बराबर μ0/2 पाई I1 इंटू I2/d, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसमें जितने भी चीजें आती हैं, जितनी भी राशियां आती हैं, आप देख लो ध्यान से। बल आता है तो बल को नापना हमको आता है, लंबाई भी मेजर करनी हमको आती है। μ0/2 पाई कांस्टेंट है, d दोनों समांतर तारों के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस नापना भी हमको आता है। I का दूसरा कोई भी फॉर्मूला आप उठा के देख लो, चाहे I बराबर Q/T, I बराबर NE/T, I का कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, उसमें जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं उन सबको मेजर करना आपको नहीं आता। कोई ना कोई क्वांटिटी है जिसको आपको इमेजिन करके ही चलना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला हमको मिला जिसमें I को छोड़ के जितनी भी राशियां हैं, चाहे वो बल हो, लंबाई हो, दूरी हो, हमको सबको नापना आता है। इसलिए 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा हमने कहीं से नहीं बल्कि इस फॉर्मूले की मदद से बनाई। कैसे बनाई 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा, उसको देखिए, आज हम लोग भी बनाएंगे। तो हम यहां पर एक हेडिंग डाल देंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, तो 1 एम्पियर करंट, कितनी करंट को बोलेंगे, वो डेफिनेशन हम यहां पर बनाने वाले। और आपने देखा अभी तक हमने 1 एम्पियर की परिभाषा नहीं बनाई थी कहीं पर भी, क्योंकि 1 एम्पियर की परिभाषा मेनली यहां से बनाई जाती है। कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, माना I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 I2 हमने ये मान लिया कि दोनों ही धाराएं आपस में बराबर है। वो कितने के बराबर है? 1 एम्पियर के बराबर है। और दोनों समांतर धारावाही जो तार हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, उस सिचुएशन पर बता सकते हैं F/L की वैल्यू कितनी आएगी? F/L μ0/2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 2 × 10⁻⁻7। I1 और I2 दोनों सेम है और कितना है? 1। तो ये भी 1, ये भी 1। दोनों तारों के बीच की लंबवत दूरी भी कितनी है? 1।
इस तरह से F अपॉन L का मान कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -7, क्योंकि ये सब 1 हो गया। क्या आप हमको इसका मात्रक बता सकते हैं? ऊपर बल है, बल का मात्रक न्यूटन, नीचे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति। बस यहां से हम 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा बना सकते हैं। देखो कैसे बनाई गई, सभी लोग गौर से समझ लीजिए। बताएं हम आपको। चलिए देखिए, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 2 निर्वात अथवा वायु में रखे हुए 2 सीधे समांतर धारावाही तारों में समान धारा प्रवाहित करने पर, और उन तारों के बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। तारों के बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। सब कुछ एक साथ बोलना है भाई। देखो, ज्यादा शब्दों को जोड़ना है थोड़े से कॉम्प्लिकेशन से, पर आप कर सकते हो। निर्वात अथवा वायु में रखने से पहले 1 मीटर डिस्टेंस भी लगा दो। निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 सीधे समांतर धारावाही तारों में समान धारा प्रवाहित करने पर, समान धारा प्रवाहित करने पर यदि उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। मतलब हमने क्या किया? हमने बस इतना किया, दोनों तारों में सेम करंट फ्लो करवा दी, सेम करंट, और देखते गए कि दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। कितनी दूरी पर रखा दोनों को? 1 मीटर। समान धारा बहा दी दोनों में, और उनके बीच लगने वाले बल को नापना शुरू कर दिया। हमने नापा, हमने बल, हमने देखा अभी बल लग रहा है 1 × 10⁻⁷। हमको कितना चाहिए? तो उनकी 1 मीटर लंबाई पर बल हमको 2 × 10⁻⁷ मीटर चाहिए। हमने करंट को और थोड़ा बढ़ा दिया। करंट बढ़ाते गए, बदल कर, ट्रायल और एरर कर करके हमने दोनों में इतनी करंट बना दी ताकि दोनों तारों के बीच उनकी 1 मीटर लंबाई पर इतना बल लगना शुरू हो जाए। अगर इतना बल लगना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा उस समय जितनी भी धारा आप दोनों में फ्लो कर रहे हो ना, वो 1 एम्पियर करंट ही है। फिर से सुनिए डेफिनेशन, और इसके बाद हम लोग नोट करेंगे। निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों में समान धारा प्रवाहित करने पर यदि उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। बस इतना सा डेफिनेशन में आएगा। हम लिखते हैं, आप भी नोट कर लीजिए जल्दी से। निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से 1 मीटर निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर लंबे तारों में यदि समान धारा प्रवाहित करने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷
न्यूटन का बल लगने लगे तो उन चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। बस ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूं आपको। निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे दो सीधे समांतर लंबे तारों में यदि समान धारा प्रवाहित करने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगने लगे तो उन चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है जो कि हमने इस फॉर्मूले से बनाई। आपको समझ में आ गई सभी को? शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से जोड़ना है, मिला के उन्हें, बाकी सारा कुछ वही है जो हमने वहां बनाया था। कर लिया नोट आपने? इसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए कुछ एक आध एग्जाम्पल है, मैं भी आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ले ली, इस स्प्रिंग का जो निचला सिरा था यहां पर हमने एक बर्तन रखा और इस बर्तन में हमने मरकरी भर दिया। ठीक है, मरकरी में स्प्रिंग का निचला हिस्सा ये हमने डुबा दिया थोड़ा सा। स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा था उसको हमने क्या किया, यहां पर ला करके एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया और उसको जाकर इस बर्तन से जोड़ दिया। मेटल का बर्तन भी बना लो आप, धातु का बर्तन भी है, मरकरी भी एक प्रकार की धातु है जो कि लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है। उसमें ये इसका निचला सिरा डुबा दिया और ये धातु की स्प्रिंग भी है। यहां पर हमने एक सेल लगा दी, स्विच लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। देखो करंट ऐसा आएगी, ऐसे जाएगी, फिर वापस जाके इधर से फिर ऐसे फ्लो होगी, फिर ऐसे जाएगी, यहां से फिर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां ऐसे और ऐसे जाके ऐसे फ्लो होगी। क्योंकि मरकरी मेटल है तो करंट इसमें से भी फ्लो होके आ जाएगी, धातु है ना, इसमें से फ्लो होके आ जाएगी और सर्किट कंप्लीट कर देगी अपना। समझ आ गया? पूरे सर्किट में करंट आ गई। अब करंट आ गई तो ये जो स्प्रिंग के जो रिंग बने हुए हैं, आप इनको थोड़ा इमेजिन करिए कि स्प्रिंग के जो ये रिंग बने हुए इनमें कैसी करंट फ्लो हो रही है। इस वाले रिंग में ऐसे करंट आई, ऐसे पीछे चली गई, फिर पीछे से ऐसे आके अगले वाले रिंग में ऐसे आ गई, फिर पीछे से ऐसे आके अगले वाले रिंग में ऐसे आ गई, फिर पीछे से होके आई अगले वाले रिंग में ऐसे आ गई। जितने भी छल्ले आप देख रहे हैं सब में करंट एक ही दिशा में है या सब में अपोजिट डायरेक्शन पे है? कैसे है? एक ही दिशा में है भाई, सब में ऐसे इधर से आती है, फिर पीछे से आती है, फिर ऐसे आ जाती है। तो जितने भी रिंग हैं सब में करंट सेम डायरेक्शन पे है। और अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर करंट सेम डायरेक्शन पे होगी तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो सारे रिंग एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं? आकर्षित। तो ये जो रिंग ऐसा दूर दूर है ना, अब सबके बीच कौन सा बल लगने लगा? आकर्षण की वजह से ये ऐसा ऊपर उठने लगते हैं, नजदीक जाना शुरू कर देंगे, जाहिर सी बात है। अब ये जब ऊपर उठना शुरू करेंगे तो स्प्रिंग क्या होने लगी? आंसर है स्प्रिंग सिकुड़ना शुरू हो गई। क्या करने लगी स्प्रिंग? श्रिंक होने लगी है, सिकुड़ने लगी। सिकुड़ते जब जाएगी धीरे धीरे, सिकुड़ते सिकुड़ते थोड़ी ही देर लगेगी सिकुड़ने में, ये पॉइंट इसका बाहर आ जाएगा। नोक इसमें जो डूबी हुई है ये नोक मरकरी से बाहर आ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, तो ये नोक मरकरी से बाहर आ जाएगी। जैसे ही मरकरी से बाहर आएगी सर्किट ब्रेक हो गया। देखो करंट यहां से ऐसा आ जाती थी, फिर मरकरी के अंदर से ऐसे आती थी, अब ये नोक बाहर निकल गई।
अगर नोक बाहर निकल गई तो मरकरी में तो टच नहीं हो रही है, सर्किट टूट गया। सर्किट टूट गया, करंट का बहना बंद हो जाएगा। अगर करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो क्या, करंट जब फ्लो नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म पैदा नहीं होगा, मैग्नेटिज्म पैदा नहीं होगा तो आकर्षण बल भी खत्म हो जाएगा। अब आकर्षण बल अगर खत्म हो गया तो स्प्रिंग फिर से पहली वाली स्थिति में आना चाहेगी, तो फिर से फैलना शुरू कर देगी। वो जब फैलने लगेगी तो थोड़ी देर में जो नोक ये ऊपर निकल गई थी, अब ये नोक फिर इसमें डूब जाएगी, इसमें गिर जाएगी आके, ये सिकुड़ी हो गई तो ऊपर चली जाएगी, और जब धारा बहना बंद हो जाएगी ये फट से इस पे फिर गिर जाएगी आके। मरकरी में जैसे ही गिरेगी करंट का सर्किट फिर कंप्लीट हो गया, सर्किट फिर कंप्लीट हो गया, धारा का बहना फिर शुरू, करंट का फ्लो होना शुरू। सभी रिंग्स में धारा एक ही दिशा में बह रही है, फिर से आकर्षण और फिर से स्प्रिंग क्या होने लगेगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह से स्प्रिंग क्या करेगी, बार बार सिकुड़ेगी, फिर अपनी पोजीशन पर आएगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर अपनी पोजीशन पर आएगी। स्प्रिंग ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, ऑसिलेट करना शुरू कर देगी मतलब दोलन करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आया? तो ये एक दिशा में धारा बह रही है अगर, तो उनके बीच लगने वाले बल का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्या ये आपको समझ में नहीं आया? आ गया? अच्छा बताइए, इस प्रकार का एक फिगर मैं आपको दूंगा और फिर बोलूंगा जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो स्प्रिंग का क्या होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, स्प्रिंग सिकुड़ेगी, स्प्रिंग फैलेगी, स्प्रिंग दोलन करेगी, कि इनमें से कोई नहीं। सिकुड़ेगी, दोलन करेगी, क्या होगा? आंसर है दोलन करेगी। सिकुड़ना तो शुरुआत में हुआ था केवल, उसके बाद तो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया ना उसने, ऑसिलेट करना शुरू हो गया, बार बार ऐसा फूलेगी पिचकेगी, ये करना शुरू कर देगी, मतलब सिकुड़ेगी फिर एक्सपैंड होगी, श्रिंक होगी, एक्सपैंड होगी, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ आपको? एक तो ये ऐसा एग्जाम्पल है आपका। एक और बड़ी अच्छी चीज है, इस पे आप देख सकते हैं। अच्छी चीज ऐसे है कि आपको एक सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है, जब 2 धारावाही चालक ऐसे हैं तो इनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लग रहा था? μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन D, इतना बल लगा। अब उन्होंने बोला कि हमने इनमें से 2 तार जो आप देख रहे हैं ऐसे, अभी हम आपको ऐसा दिखाते हैं, हम आपको ऐसा दिखाने लगेंगे। अगर इनमें से एक तार को हम ऐसा कर दें तो कितना बल लगेगा, या हम एक तार को थोड़ा ऐसा कर दें या थोड़ा ऐसा कर दें तो कितना बल लगेगा? क्या उतना ही लगेगा या बल का मान बदल जाएगा? आंसर है बल का मान बदल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो हमने पहली कंडीशन ये वाली बताई, ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तार समांतर ही नहीं है, इनको अगर आप बढ़ाओगे तो ये दोनों कहीं जाके एक दूसरे को काट देंगे, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, छोड़ दो इसको। कौन सी कंडीशन हो सकती है कि अगर ऐसे हैं तो इनमें से एक तार को थीटा कोण से झुका दिया हमने, उस वक्त इनके बीच कितना बल लगेगा? तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है, आप ध्यान रख लीजिए। इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, और I2 करंट वाले को थीटा कोण से ऐसा झुका दिया, तो दोनों के बीच कितना बल लगेगा? हम क्या करेंगे, हम इस I2 का I1 की दिशा में घटक निकाल लेंगे। घटक निकालने के बाद तो समांतर हो जाएंगे ना, फिर बल का सूत्र लगा देंगे। नहीं समझ में आई? जैसे ध्यान से देखो, एक ये कंडक्टर है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, और एक कंडक्टर ऐसा है जिसको हमने इसे झुका दिया है थोड़ा सा ऐसा, I2 करंट फ्लो हो रही है। कितना झुका दिया हमने इसको? थीटा कोण से हमने इसको झुका दिया है। अब आप क्या करोगे दोनों के बीच बल निकालने के लिए? सबसे पहले इस I2 का I1 के समांतर क्या बना लेना? घटक बना लो। तो इस I2 का इसकी दिशा में घटक क्या बन जाएगा, बता सकते हो? ऐसे हैं दोनों कंडक्टर, ऐसा घटक बनाओ, तो I2 का थीटा कोण बनाती हुई दिशा में घटक क्या बनेगा? I2 cos थीटा, और उसके बाद सूत्र लगा दो अपना पुराना वाला। सूत्र क्या होगा उनके बीच लगने वाले, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का?
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, और I2 की जगह पर क्या लिखोगे? I2 cos थीटा अपॉन डी। यह सूत्र बन जाएगा उस समय। किसी एक तार को आपको क्या कर लेना है? एक की करंट का घटक बना लेना है। समझ आ रहे हैं आपको? और उस समय फिर यही वाला सूत्र आप लगा दो। तो अगर I2 का घटक बनाओ तो I2 की जगह वैल्यू बदल के लिख दो, I1 का घटक बनाओ तो I1 की वैल्यू बदल करके लिख दो। समझ आ रही है? अगर ऐसा आप सीख गए, तरीका समझ आ गया, तो बताइए कितना बल लगेगा इस समय? इस समय दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री पर घटक बनाइए। ऐसा क्या घटक बनेगा? I2 का 90 डिग्री कोण बनाते हुए दिशा में घटक बनाओ। I2 cos 90 का मान, तो I2 भी पूरा कितना हो गया? 0। अब अगर ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो बल कितना लगेगा? तो जब दो धारावाही चालक ऐसे रखे होते हैं तो उनकी लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर कोई बल काम नहीं करता, शून्य बल लगता है। ऐसे में सबसे ज्यादा बल लगता है, ऐसे में 0 बल लगता है, ऐसे में शून्य बल, ऐसे में 0 और ऐसे में मैक्सिमम। तरीका क्या है? समझ आया? स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट समझ आ रहे हैं आपको? ये और भी काफी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसा बताया जाता है कि एक तार में अगर कोई पक्षी बैठा हुआ है तो अपने दोनों पैर रख के ऐसे बैठा है वो, और उसके कुछ एक पैर इधर की तरफ है और इधर की तरफ भी पर लगे हैं। अब ऐसे बैठा है। जैसे ही करंट अचानक से स्विच ऑन हुआ, करंट आई, उनको करंट का झटका नहीं लगता क्योंकि उनके पैरों में ब्लड नहीं होता। तो होता यह है कि उनके दोनों तरफ से करंट ऐसे फ्लो होती है बॉडी पे, और पंखों में वो करंट चली जाती है। अब इधर वाले पंखे में इधर की तरफ करंट चली गई, इधर वाले पंखे में इधर की तरफ करंट चली गई। करंट अपोजिट डायरेक्शन पे हुई कि सेम डायरेक्शन पे? अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट डायरेक्शन पे करंट है प्रतिकर्षण की आकर्षण? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण की वजह से न चाहते हुए भी पक्षियों के पंख अपने आप उठ जाते हैं ऐसे, और थोड़ी देर उनको फड़फड़ाना पड़ता है, फिर बैठ जाते हैं। तो अगर लाइट नहीं है और स्विच ऑन किया गया है पावर हाउस से, अचानक बिजली अगर आ गई है तो क्षण भर के लिए सही पक्षियों को फड़फड़ाना पड़ेगा, फिर बैठ जाएंगे दोबारा, लेकिन यह होता है। समझ रहे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होती है। तो इस तरह से यह है दो सीधे समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल के लिए फॉर्मूला, डायरेक्शन, सारा कुछ आपको याद रखना है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिए। आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया है आपको। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है? आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे। तो चलते ही फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।